हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में बताया था उस और संज्ञा को कंप्लीट भी किया था। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग पूरी संज्ञा एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पूरी संज्ञा का हमारा आज रिवीजन क्लास है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की हमारी डिफिनीशन होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कोयल, बिल्ली, मेज, कुत्ता, आगरा, ये सारे एग्जाम्पल हमारे संज्ञा हो गए। दोस्तों अब संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों संज्ञा हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रचना या बनावट के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। दोस्तों रचना और बनावट के आधार पर जो संज्ञा होती है हमारी, वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों और अर्थ के आधार पर जो संज्ञा हमारी होती है वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा और 5वीं द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों जो ये हमारी चौथी समूहवाचक संज्ञा लिखी है, समूहवाचक संज्ञा हमारी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। और जो दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा से बनी है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इसी क्रम में अब एक एक करके हम 5 प्रकार अपने देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छे से दोस्तों पढ़ना, रिवीजन क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और इससे हर एग्ज़ाम में आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। दोस्तों पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफिनीशन क्या दोस्तों इसकी होती है? वह संज्ञा जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों ध्यान रखना, किसी एक ही वस्तु, एक ही, ये वर्ड दोस्तों पकड़ना। एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों, जैसे राम, आगरा, रामचरितमानस। तो दोस्तों ये हमारी हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब परीक्षा में क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये पॉइंट दोस्तों याद रखना बहुत ही परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। पहला है हमारा व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम हमारे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिशाओं के नाम। हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हमारे चारों दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आए पूर्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों बिना हिचकिचाहट से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ पे लगाएंगे। और दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियां कौन होती हैं दोस्तों? जैसे भारतीय, जापानी, रूसी, ये हमारी राष्ट्रीय जातियां हुई। जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हुई वे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे हमारा है ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध और घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये एक हमारी ऐतिहासिक घटना है। इसमें हमारा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई या कैसे लड़ी गई या किसके मध्य लड़ी गई, और पानीपत की प्रथम लड़ाई को अगर टिक कर दे आपके क्वेश्चन में, तो हमेशा हम लोग वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जाम्पल हमारा है तराइन की प्रथम लड़ाई या चौरा चौरी कांड। इन सभी में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिन, महीनों और वर्षों के नाम। दिन, महीनों और वर्षों के नाम ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दिन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हमारे यही 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यही महीनों में हमारे यही 12 महीने, जनवरी, फरवरी,
या हम लोग हिंदी महीने भी, कभी कभी हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी महीने भी कभी कभी पूछ लेगा। जैसे जो हिंदी महीने होते हैं ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का दोस्तों उदाहरण है। और वर्ष के अंतर्गत दोस्तों 2021, 22, 8, 7 ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से आपको कौन कौन से पॉइंट बेहद जरूरी हैं? पहला ये दिशाओं के नाम, और अगला ये दिन, महीनों और वर्षों के नाम, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में दोस्तों हमारी अगली टाइप प्रकार की संज्ञा है दूसरी नंबर की जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा की डिफिनीशन होती है वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दोस्तों लड़का, नदी, पर्वत आदि, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों समझेंगे कैसे कि अगर हम लोगों ने बोल दिया वह लड़का है, तो लड़का, अगर लड़का के नीचे हमारी लाइन खींच दी गई और पूछा गया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, दोस्तों उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो लड़का कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग कोई नाम लेते कि वह लड़का मोहन है, मोहन पूछ देता, तो वहाँ पे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। दोस्तों इसी प्रकार हमारा इसमें अगला पॉइंट है, सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी दोस्तों पशु पक्षियों के नाम आते हैं वे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझेंगे, कोयल, तोता, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जातिवाचक संज्ञा के लिए ये लाइन, सभी पशु पक्षियों के नाम, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाता है तो केवल यही दे देता है कोयल, कोयल में कौन सी संज्ञा है, या तोता में कौन सी संज्ञा है। तो हम लोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को समझ के इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। सभी पशु पक्षियों के नाम में हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों अगले क्रम पे हमारा आता है पॉइंट है अगला, वस्तुओं के नाम। कलम, घड़ी, मेज, पंखा, ये सारे हमारे जितनी भी वस्तुओं के नाम हैं ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब दोस्तों अगला ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक तत्वों या आपदाओं के नाम। जितने भी प्रकृति के तत्व हैं और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों, वो हमारी सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग समझेंगे, जैसे झील हो गई, ये हमारी प्राकृतिक तत्व है। नदी हो गया, ये हमारा प्राकृतिक तत्व है। घाटी, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सारे हमारे प्राकृतिक तत्व हैं। तो दोस्तों इनमें हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों 2 पॉइंट इसमें हमेशा आप लोग याद रखना। पहला क्या हो गया, सभी पशु पक्षियों के नाम, ये वाला, ये सारे एग्जाम्पल। और अगले क्रम पे दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं और तत्वों के नाम, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसी क्रम में हमारी अगली संज्ञा है तीसरे प्रकार की, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों ये हमारा यूपी टेट या सुपर टेट कह लें, इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ये हमेशा भाववाचक संज्ञा से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो और या दोस्तों अभी आगे क्लासों में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य, उसमें भी हमेशा ये लोग भाववाच्य से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों इसको जरा यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो दोस्तों हम लोगों को भाववाच्य ये समझने में बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों इसको समझेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को दोस्तों हम लोग अव्यय कहते हैं। इन सभी में कोई ना कोई गुण या विशेषता पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसे परिवर्तन होता है दोस्तों देखेंगे। ये जैसे मनुष्य, ये हमारी संज्ञा है, इसमें इसका भाववाचक होगा हमारा मनुष्यता। दोस्तों आगे है स्त्री, स्त्री का भाववाचक होगा स्त्रीत्व। पशु होगा, ये हमारी संज्ञा है, इसका भाववाच्य होगा पशुत्व। लड़का हमारी संज्ञा है, लड़का हमारा संज्ञा है और इसका लड़कपन, ये हमारा भाववाचक हुआ। तो दोस्तों ये जितने भी मनुष्यता, स्त्रीत्व, पशुत्व और लड़कपन, ये हमारे सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित होती है। जैसे दोस्तों लिखा है यहाँ पे अपना। आप सभी लोग जानते होंगे अपना शब्द एक सर्वनाम है। इसका अगर हम लोग भाववाचक बनाएंगे तो इसका भाववाचक अपनापन या अपनत्व बनेगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला है निज। निज भी हमारा सर्वनाम है और इसका भाववाचक बनेगा निजता और निजत्व। दूसरा अगला है मम। मम हमारा सर्वनाम है और इसमें भाववाचक बनेगा ममता या ममत्व। दोस्तों ये हमारे जितने भी अपनापन, निजता, ममता या ममत्व ये हमारे सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी ये मैंने आपको बताया। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दोस्तों गर्म, कठोर, विद्वान, ईमानदार, लाल ये सारे हमारे विशेषण हुए। इनसे हमारी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। जैसे गर्म से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी गर्मी, कठोर से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी कठोरता, विद्वान से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी विद्वता, ईमानदारी से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी ईमानदारी। इसी प्रकार दोस्तों लाल से भाववाचक संज्ञा बनी लालिमा। तो दोस्तों आपने देखा विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये हमारे जितने भी 4-5 उदाहरण हैं ये हमारे हमेशा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अव्यय या क्रिया विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देखेंगे। दूर ये दोस्तों हमारा अव्यय है, इसको अव्यय बोल लो या क्रिया विशेषण बोल लो। इसका भाववाचक बना दोस्तों दूरी। इसी प्रकार वाह वाह इसका हमारा भाववाचक बना वाहवाही। इसी प्रकार दोस्तों है निकट, इसका भाववाच्य बना नैकट्य। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अपनी क्रिया से देखेंगे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे दौड़ना, चलना, उठना, बैठना ये सारी हमारी क्रियाएं होती हैं। अब क्रियाओं का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे घबराना, घबराना हमारी एक क्रिया है और इसका भाववाचक संज्ञा हमारी बनेगी घबराहट। इसी प्रकार दोस्तों चढ़ना हमारी दोस्तों क्रिया है और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगी चढ़ाई। इसी प्रकार दोस्तों दौड़ना हमारी क्रिया है और इसकी भाववाचक बनेगी दौड़। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये 3 प्रकार की जो मैंने संज्ञाएं बताई हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन अब बहुत ही स्टैंडर्ड और बारीकी से पूछते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान दे के पढ़ना। इसी क्रम में दोस्तों हमारी अगली प्रकार की संज्ञा आती है चौथे प्रकार की समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की दोस्तों परिभाषा क्या होती है हम लोग देखेंगे। जहां एक निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाता है उसे समूह कहते हैं और उसी समूह को या झुंड को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है। जैसे जहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा या किसी भी चीज़ का समूह की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सभा दोस्तों हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो हमारी ये मेन हमारी संज्ञा होती हैं 3 ही, जो हमारी रचना या बनावट के आधार पर होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर हमारे भेद होते हैं तो ये 5 होते हैं। जो हमारी ये समूहवाचक संज्ञा बनी है ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनी है। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी। इसी क्रम में दोस्तों हमारी अगली प्रकार की संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या इसको कहते हैं हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कहीं इसका पदार्थवाचक नाम भी दिया होता है। इसकी दोस्तों डिफिनीशन क्या है। वह संज्ञा जो ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है जिसे नापा या तौला जा सकता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग समझेंगे जैसे दूध, अनाज, कपड़ा, सोना, फल, सब्जियां। ऐसे ही ये हमारी सारी की सारी पदार्थवाचक संज्ञाएं हो गई। दोस्तों पॉइंट याद रखना, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारी
समूहवाचक संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होती है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा से बनी होती है। तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है सोना या दोस्तों सब्जियां, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें दोस्तों आप हमेशा द्रव्यवाचक ही लगाएंगे। जैसे पूछ दिया सभा, सभा इसमें कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग टिक हमेशा समूहवाचक ही करेंगे। इस चीज़ को दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन का आंसर देते समय दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे संज्ञा पद में परिवर्तन। संज्ञा पद में परिवर्तन कैसे होता है, इसमें पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाती है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को वो संज्ञा कहते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी दोस्तों हमारा व्यक्ति वस्तु स्थान के किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम आते थे, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अब इसका जातिवाचक में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आज घर घर में मंथरा है या आज घर घर में विभीषण है। तो दोस्तों इसमें मंथरा या विभीषण ये हमारा एक पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है। और इसमें हमसे अगर पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो दोस्तों ये जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे घर घर में मंथरा है या घर घर में विभीषण है। ये विभीषण एक पर्टिकुलर नाम को नहीं डिफाइन कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर संपूर्ण जाति को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी क्रम में दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है, हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो जो यहाँ पे जयचंद्र लिखा है, जयचंद्र हमारा एक नाम है, लेकिन आप नाम देख के इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ना लगा देना दोस्तों, यहाँ पे हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हमारा सेंटेंस पूरा लिखा है हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो जयचंद्र यहाँ पे एक नाम ना होके एक पर्टिकुलर जाति को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार दोस्तों लिखा है दारा सिंह कलयुग के भीम हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भीम पे अंडरलाइन किया है, भीम में कौन सी संज्ञा होगी। दोस्तों आपने दो उदाहरण बहुत अच्छे से समझे तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि भीम भी यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जाति को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों आपने समझा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। उसी क्रम में दोस्तों अब हम लोग समझेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिखा है देवी, देवी आप जानते हैं देवी एक संपूर्ण जाति का नेतृत्व कर रही है। अब देवी में कोई भी देवी आ सकती हैं, जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ये सारी देवियाँ आ सकती हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दुर्गा बोल दिया तो यहाँ पे हमारी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों लिखा है नेता, नेता ये तो हमारा जातिवाचक हो गया, लेकिन अगर हम लोग बोल दें नेताजी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नेताजी किसको बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा कि जो हमारी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो परिवर्तन होता है वो प्रायः एक वचन में होता है। जो दोस्तों प्रायः एक वचन में होगा तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार हमारा भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन दोस्तों जो बनता है तो ये प्रायः बहुवचन होते हैं, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। जैसे सेंटेंस के तौर पे समझेंगे, ये सब अच्छे पहनावे हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो पहनावा शब्द होता है, पहनावा, पहनावा तो हमारा होता है भाववाचक, लेकिन अगर यहाँ पे बोल दें ये सब अच्छे पहनावे हैं तो पहनावा देख के आप लोग इसको भाववाचक कभी मत लगाना, क्योंकि पहनावे यहाँ पे बोल दिया तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ।
दोस्तों ये चीज़ आप याद रखना कि भाववाचक से जब जातिवाचक संज्ञा बनती है तो वो हमेशा बहुवचन में होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये रिवीजन क्लास समझ में आई होगी। सारी इस पूरा संज्ञा का चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अब अपनी हम नेक्स्ट क्लास में इस संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इन वीडियो को ज़रूर देखें और कल की क्लास में प्रिपेयर होके आना, कॉपी कलम लेके आना। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि पिछली 4 क्लासों में मैंने कितना सीखा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जय हिंद।